गाइस, दिस इज मी अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल एसी एरू हब। तो आज के इस वीडियो में हम हमारा कंटिन्यू करेंगे थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर 11 रेबल्स एंड राज ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री। तो यार हमने ऑलरेडी जो है पार्ट 1 पार्ट 2 कर लिया है। आपने अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में जाके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ये होने वाला है हमारा थर्ड पार्ट एंड द लास्ट पार्ट, जहाँ पे हम ये इमेजेस वाला करेंगे। ठीक है, तो पहले दो पार्ट जो है मैंने आपको बोर्ड में पढ़ाया था, बट ये वाला जो पार्ट है ड्यू टू आपको जो है इमेजेस पढ़ना है, इसलिए तो आपको इमेजेस देखना भी होगा, उससे अच्छे से समझ आएगा, इसलिए हम इसको ऐसे करेंगे। ओके, सो इसमें हम क्या पढ़ेंगे उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ग्लिम्स बता देती हूँ। हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे अबाउट द रेबल्स एंड राज के बारे में, मींस द रिवॉल्ट ऑफ 1857 या सिपाही म्यूटिनी जिसको बोलते हैं, सिपाही विद्रोह जिसको बोलते हैं। तो वो हम पढ़ रहे थे, कैसे स्टार्ट हुआ था, क्या पैटर्न था उसका, कहाँ से स्टार्ट हुआ था। मेरठ स्टार्ट हुआ था 1857 में, एंड उसके बाद वो जो है बहादुर शाह के पास गए थे, कैसा उनका पैटर्न रहा था। ठीक है, पहले वो गन शूट करते थे या फिर बगल बजाते थे ताकि वो अलार्म था, ठीक है, कि हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद जाके वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स पे अटैक करते थे, एंड ऐसे करके जो है इनका रेबेलियन चलता था, इनका रिवॉल्ट चलता था। एंड हमने ये भी देखा था कि कैसे उनके बीच जो है कम्युनिकेशन रहता था। ठीक है, तो एक प्रॉपर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन था, जो हम कैसे समझे थे, हमने दो एग्जांपल्स देखे थे, जो दो क्लूज मिले थे, उसको देख के हमने समझा। अब हम क्या कर रहे थे, हम पीछे जा रहे थे। हमने र्यूमर्स देखा था फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, कि क्या क्या र्यूमर्स फैले थे, कि उनकी जो वो बुलेट होती थी, कार्ट्रिज होती थी, वो किससे बनती थी, फैट ऑफ पिग एंड काउ। तो इस वजह से उनको लगता था, हिंदू एंड मुस्लिम्स बोथ, उनको लगता था कि हमारी जो कास्ट है, धर्म है, वो जो है भ्रष्ट हो रही है, नष्ट हो रही है, इसलिए वो जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है रिवॉल्ट करने लग गए थे। उसके बाद और भी तीन चार जो है र्यूमर्स फैली थी, जैसे एक बोन डस्ट था, बोन डस्ट ऑफ काउ एंड पिग। तो पिग एंड काउ के जो बोन डस्ट है वो क्या हो रहे थे, वो आटे में मिलाए जा रहे थे, कुछ ऐसा भी र्यूमर फैला था। उसके बाद एक प्रोफेसी फैली थी, एक भविष्यवाणी फैली थी कि ब्रिटिश राज जो है खत्म होने वाला है जल्दी। और एक जो र्यूमर था वो ये था कि रात को कोई आके रोटियां चपाटी बांट के जाता है, ऐसे कुछ र्यूमर्स वगैरह फैले थे। इसके बाद हमने देखा दी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन की, जो अवध की जब उन्होंने एनेक्सेशन कर लिया, और ना ही केवल अवध, बाकी कर्नाटिक एरियाज, पंजाब, वेस्ट बंगाल, सबको जो है ब्रिटिशर्स एक एक करके एनेक्स कर रहे थे। ऊपर से उनकी जो नवाब थे वजीद अली शाह, उनको उन्होंने डिथ्रोन कर दिया था, एंड ये एलिगेशन लगाया था कि वो एक अनपॉपुलर रूलर है, उनको काम वाम नहीं आता, इसलिए हमने उसको हटा दिया है और इसको एग्जाइल में डाल दिया था, जेल में डाल दिया था इन कैलकटा। उसके बाद क्या हुआ, ये जो पीजेंट्स थे एंड उसके बाद जो तालुकदार थे, प्रिंसेस थे, सारे जो है बहुत गुस्सा हो गए थे, बिकॉज सबके खिलाफ जो है कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस हो रहा था। पीजेंट्स के लिए हाई टैक्सेस वगैरह लगा दी गए थे। जो तालुकदार थे उनको अपनी जो फोर्ट है, सोल्जर्स है, वो सारे उनसे छीन लिए गए थे, एंड उनका एक समरी सेटलमेंट एक्ट आया था, समरी सेटलमेंट एक्ट आया था, जिसके तहत जो है उनसे सारी उनकी जमीन वगैरह छीन ली गई। तो तालुकदार भी गुस्से में थे, और उसके बाद जो है सिपॉइज गुस्से में थे, क्योंकि उनसे जो है उनको छुट्टी भी नहीं दी जाती थी और पैसे भी ठीक से नहीं दिए जाते थे। इस वजह से सारे जो है लगभग ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे, ये रिवॉल्ट कर रहे थे। ये सब हमने देखा था। ओके, एंड उसके बाद देखा हमने लास्ट में कि रिप्रेशन वाला पॉइंट, एंड यहाँ पे हमने देखा था रिप्रेशन वाला पॉइंट, यहाँ पे हमने देखा था कि कैसे ये जो रेबल है, रिवॉल्ट है, कैसे ये खत्म हो गया था। ठीक है, इतना फैला था, एंड ये ऐसा एक रिवॉल्ट था जिसको ब्रिटिशर्स भी बहुत, मतलब उनको भी मुश्किल हो रहा था इसको गिराने में, लोगों को शांत कराने में, इतना तगड़ा ये फैला था। बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने देखा कि इस यूनिटी को तोड़ना पड़ेगा। उन्होंने लैंड ओनर्स की यूनिटी को तोड़ा था। ठीक है, किसी को लालच दिया, कोई तो भाग गया, कोई बीमार हो गया, किसी को मार दिया गया। उसके बाद इन्होंने जो है कैलकटा एंड पंजाब दोनों में जाके इन्होंने अटैक कर दिया था। ठीक है, तो ये वाली साइड जो है इसको भी अटैक किया था, साथ में जो है जो पंजाब वाला साइड है वहां से जो है दिल्ली को अटैक किया था, दिल्ली को दोबारा उन्होंने जीत लिया था। एंड जो एक्ट्स है जो हमने देखा था, यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे जो मार्शल एक्ट है वो डाल दिया गया था। इस मार्शल एक्ट की वजह से जो है मिलिट्री ऑफिसर्स को, साथ साथ एक ऑर्डिनरी ब्रिटॉन्स को भी ये जो है पावर मिल गया था कि वो किसी भी इंडियंस को पनिश कर सकते हैं जो उनको लगता है सस्पेक्ट है फॉर दिस रेबेलियन। तो ऐसा था उस टाइम में। ये मैप आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैप भी। एंड इसके बाद हमने देखा कैसे कैसे ये सारा जो है खत्म हो गया, ये रेबेलियन जो है ज्यादा दिन टिक नहीं पाया एंड खत्म हो गया।
सो यहाँ तक हमने सेकेंड पार्ट को खत्म किया था। उसके बाद हमें देखना है दिस पार्ट, दैट इज इमेजेस ऑफ द रिवॉल्ट। ओके, इमेजेस क्या थी रिवॉल्ट की, ठीक है, अब इसको थोड़ा देखो। सो फर्स्ट थिंग इज दैट इमेजेस इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ दिस रिवॉल्ट। ठीक है, इमेजेस इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ दिस रिवॉल्ट। इससे पहले हमने देखा था कि कुछ सोर्सेस थे, जैसे जैसे प्रोक्लेमेशंस हो गए, ठीक है, जो भी जब रेवल्ट रिवॉल्ट होता था तो कुछ घोषणाएं होती थी, पैम्पलेट्स बटते थे, एंड जो भी वो सब होते थे ना, नोटिफिकेशंस जो मिलते थे या फिर घोषणाएं होती थी, प्रोक्लेमेशंस जो होते थे, वो एक हमारे पास जरिया था जानने का कि जो रेबेलियंस है, जो रिवॉल्ट जो कर रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं, ठीक है, व्हाट द रेबल्स वांटेड, वो भी हमने देखा था कि उनको यूनिटी की मांग थी, ये सब थी, हमने देखा था। एंड हमने वो भी देखा था कि उस टाइम में जो है वो लोग इलिटरेट थे, तो अगर उन्होंने कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड अपना भी बनवाया है या फिर उनकी उन्होंने अपना जो है कुछ अच्छे से, हम उसको ले नहीं सकते, उसको हम एक सोर्स ऐसा ले नहीं सकते, बिकॉज वो इलिटरेट थे एंड उन्होंने अपने जो ओपिनियंस है, जो विचार है, उनको ठीक से वो शेयर नहीं कर पाते थे। बट हमें मिला है कुछ ब्रिटिशर्स के अकाउंट, ठीक है, उनके अकाउंट्स मिले हैं जहां पे उन्होंने जो रेबल्स है उनको बहुत भला बुरा बोला है, उनको बोला है दे आर बारबेरियंस, अनग्रेटफुल, ये सब उन्होंने बोला है, ठीक है। तो वही सब रिकॉर्ड्स हमारे पास है जानने के लिए, एंड साथ में जो कुछ घोषणाएं, प्रोक्लेमेशन उस टाइम में चलते थे, पैम्पलेट्स बचते थे, वही है। बट सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ दिस रिवॉल्ट इज दिस इमेजेस। ठीक है, उस टाइम में काफी सारे इमेजेस बन रहे थे, ठीक है, उसके तहत जो है हम थोड़ा जान सकते हैं कि हाँ उस टाइम क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स क्या सोच रहे थे एंड रेबल्स क्या कर रहे थे, ये इन सब चीजों के बारे में हम जान सकते हैं। ओके, so let's start this topic. So यहाँ से देखो, as we have seen, we have very few records on this rebel point of view। जैसे मैंने आपको कहा कि हमें rebels point of view के बारे में बहुत ज्यादा कम sources जो है हमें मिले हैं, and there are few proclamations and notifications ही जो है हमारे पास थे, as also some of the letters that rebels leaders wrote। तो अगर ये आए कि हमें क्या क्या sources थे, तो हम ये बोल सकते हैं कि rebels की तरफ से हमें ज्यादा कोई sources नहीं मिले हैं, जो इंडियंस थे उनकी उनकी तरफ से इतना कोई ज्यादा सोर्सेज नहीं मिले हैं। बट हाँ, ये हम कह सकते हैं जो ऑफिशियल अकाउंट्स थे, मींस जो ब्रिटिशर्स के अकाउंट थे, वो काफी सारे हैं, जैसे उनके एडमिनिस्ट्रेशन के जो है रिकॉर्ड है, उसके बाद मिलिट्री मैन जिन्होंने अपना लेटर या डायरी, ऑटोबायोग्राफी, ऑफिशियल हिस्ट्री जो वो छोड़ के गए थे, मिलिट्री वगैरह, इनके रिकॉर्ड्स है, ठीक है। तो ऑफिशियल अकाउंट्स हमारे पास काफी है, तो वो सारे ब्रिटिशर्स के हैं। ओके, and we can also gauge the official mindset and the changing British attitudes through the innumerable memos, notes। उस टाइम में जो है मेमोज थे, नोट्स थे, असेसमेंट्स थे, रिपोर्ट्स थे, एंड यही सारे जो है सोर्सेज है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट आपको इतना क्लियर होना चाहिए। इमेजेस से पहले इतना सुन लो कि रेबल्स की तरफ से, इंडियंस की तरफ से बहुत ज्यादा कम जो है हमारे पास सोर्सेस थे। बट अगर हम ऑफिशियल की तरफ से बात करें, कॉलोनीज जो थे, मतलब जो सॉरी जो ब्रिटिशर्स थे, उनकी जो भी अकाउंट्स थे, ऑफिशियल अकाउंट्स, वो हमारे पास काफी थे। उनके मिलिट्रीज की जो ऑटोबायोग्राफी, लेटर्स, नोट्स, असेसमेंट, सिचुएशंस की जो एनालिसिस वगैरह उन्होंने की थी, वो सारे हमारे पास काफी सारे थे, ठीक है, एंड दे आर इन वॉल्यूम्स, ठीक है। तो म्यूटिनी इतना ज्यादा हुआ था तो उसके रिकॉर्ड्स भी रखनी पड़ती है। अब म्यूटिनी रिकॉर्ड्स में उनके पास वॉल्यूम्स में जो है चीजें है, मौजूद है। एंड द स्टोरीज ऑफ द रिवॉल्ट्स दैट वर पब्लिश्ड इन ब्रिटिश न्यूज़पेपर मैगजीन्स नरेटेड द गॉरी डिटेल ऑफ द वायलेंस ऑफ द म्यूटिनियर्स। सो ये जो ब्रिटिश मैगजीन्स जो थे, न्यूज़पेपर्स थे, उसमें भी इन रिवॉल्ट के बारे में छपते थे, राइट। तो उससे भी जो है हमें पता चलता है उस टाइम में वायलेंस वगैरह के बारे में। तो ये आपको, अगर आप ब्रिटिशर्स का न्यूज़पेपर देखोगे, मैगजीन देखोगे, तो वो उनकी व्यू पॉइंट पता चलेगी, ठीक है। तब उनका डोमिनेंस ज्यादा होगा। अगर अगर वो इंडियंस को ऐसे मानते हैं कि दे आर बारबेरिक, दे आर अनग्रेटफुल, इतने अच्छे नहीं थे, रिवॉल्ट करते थे, तो आपको वही सीखने को मिलेगा। सो ब्रिटिशर्स की तरफ से जो है हमें रिकॉर्ड जो है कुछ ज्यादा मिले हैं। ओके, तो फर्स्ट इमेजेस की बात हम करते हैं। पहले आप इमेजेस देख लो, उसके बाद हम बात करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट इमेज। ओके, इसका नाम क्या है? दिस इमेज इज कॉल्ड द रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंटेड बाय थॉमस जोन्स बार्कर, ओके, इन 1859। इसको, इस पिक्चर का नाम क्या है? द रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंटेड बाय थॉमस जोन्स बार्कर। इन्होंने इसको पेंट किया था, थॉमस जोन्स बार्कर, इन 1859।
ओके, इतना क्लियर है दिस पिक्चर। अब देखो इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये देखो पीछे हम कुछ बिल्डिंग्स देख पा रहे हैं जो कि थोड़ा टूटी फूटी हाल में है। उसके बाद जो है यहाँ पे हम कुछ ब्रिटिशर्स देख सकते हैं, 3 ब्रिटिशर्स जो है बीच में खड़े हैं। यहाँ से कोई जो है, यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स है एंड जो सिचुएशन है इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं, तो व्हाट इज लखनऊ को क्या सिंबल किया गया, लखनऊ जहां पे रेबल हुआ था, ठीक है। हमने पढ़ा था लखनऊ का, लखनऊ बिहार वेस्ट बंगाल सारी जगह पे रिवॉल्ट हुआ था, तो लखनऊ में भी रेबल हुआ था। एंड दिस इज कॉल्ड द रिलीफ ऑफ लखनऊ बिकॉज यहाँ पे देखो आपको मिलेगा। So Britishers picture offer a variety of images that were meant to provoke a range of different emotions, reactions. So who saved the Britishers and repressed the rebels? Relief of Lucknow painted by Thomas Jones Barker in 1869 is an example of this type. तो जैसे वो पेंटिंग वगैरह करते थे, तो ये एक एग्जाम्पल है। एंड दी रेबल फोर्सेस, तो यहाँ पे देखो आपको मीनिंग मिलेगा इसका। इसमें क्या हुआ था, जो रेबल फोर्सेस थे, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जो रेबल्स फोर्सेस थे उन्होंने लखनऊ पे अटैक किया था। तो जो यहाँ पे जो हेनरी लॉरेंस है, ठीक है, हेनरी लॉरेंस ने क्या किया था, जितने भी क्रिश्चियंस थे, जितने भी ब्रिटिशर्स थे, क्रिश्चियंस थे, उन्होंने उनको जाके एक रेफ्यूजी प्लेसेस में रखा, मीन्स एक फोर्ट में उन्होंने रखा, ठीक है। एंड फिर उनको जो है मार दिया गया हेनरी लॉरेंस को। एंड उसके बाद जो है और भी उनके जो कमांडेंट्स थे वो आए, उन्होंने इस रेबल को तितर बितर कर दिया एंड जो है उनको बचाया। तो ऐसे ही कुछ था, मतलब ब्रिटिशर्स ने ये कहना चाह रहे कि उन्होंने बहुत बहादुरी की काम की, तो इसी को दिखा रहे, इसलिए इसका नाम दिया सेलिब्रेटिंग दी सेवियर्स, ठीक है। जिन्होंने सेव किया उसकी उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसमें देखो क्या है, व्हेन द रेबल्स बिसाइज द लखनऊ, हेनरी लॉरेंस द कमिश्नर ऑफ लखनऊ कलेक्टेड द क्रिश्चियन पॉपुलेशन एंड टूक द रिफ्यूजी इन द हेवीली फोर्टिफाइड रेसिडेंसी। तो वो सबको रेसिडेंसी में लेके गए, आप पीछे देख सकते हो। इस यहाँ पे आप देखो, ये देखो ये वाला जो है फोर्ट टाइप का लग रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया, जब यहाँ पे रिवॉल्ट हो रहा था तो जो ब्रिटिशर है हेनरी लॉरेंस, वो सारे क्रिश्चियन को लेकर यहाँ पे आए थे एज अ रेफ्यूजी, ठीक है। इतना समझ आए, उसको रेफ्यूजी को लेकर आए थे एंड कंटिन्यू टू बी डिफेंडेड अंडर द कमांडेंट ऑफ कॉलोनल इंग्लिश। इंग्लिश जो थे ये इनको जो है कमांड कर रहे थे या फिर इनको डिफेंड कर रहे थे, जो भी क्रिश्चियंस वहां पे थे। एंड जेम्स ऑट्रम एंड हेनरी हैवलॉक उसके बाद आए। तो इसके बाद ये आए जेम्स ऑट्रम एंड हेनरी हैवलॉक। उससे पहले जो है हेनरी लॉरेंस को मार दिया गया था। इन्होंने जो है हेनरी लॉरेंस जो है क्रिश्चियंस को लेके आए थे। उसके बाद जो है इनको कौन डिफेंड कर रहा था, कॉलोनियल इंग्लिश। यू कैन हाईलाइट इन योर बुक टू, ठीक है, ये सारे नेम। उसके बाद जो है जेम्स ऑट्रम और हैवलॉक जो है आए एंड इन्होंने कट थ्रू दी रेबल फोर्सेस, मीन्स इन्होंने जो भी रेबल्स वगैरह हो रहे थे इसको तितर बितर कर दिया, हरा दिया इनको। एंड रीइंफोर्स द ब्रिटिश गैरिजन्स। सो 20 डेज लेटर कॉलोनियल कैंपबेल जो है उसके बाद गए, ठीक है। कॉलोनियल कैंपबेल वहां पे गए, ठीक है। उसके बाद याद रखना कौन गए, कॉलोनियल कैंपबेल। ऑट्रम और हैवलॉक के बाद कौन गए, कैंपबेल, एंड ही वाज अपॉइंटेड एज द न्यू कमांडर। ओके, इंग्लिश के बाद अब जो है कैंपबेल आए एज अ न्यू कमांडर फोर्स इन इंडिया एंड केम विद हिज फोर्स एंड रेस्क्यूड द ब्रिटिश गैरिजन्स। उन्होंने रेस्क्यू किया। तो यही जो स्टोरी ऑफ सर्वाइवल है, इसी को वो हीरोइक दर्शाते हैं। वो कहते हैं कि हमने जो इस रिवॉल्ट के खिलाफ जो है हमने अपने आप को बचाया, हमने जो है सरवाइव किया, उसको वो हीरोइक मानते हैं, कितना ग्रेट काम किया है। इसी को जो है वो जश्न मना रहे हैं एंड इस पेंटिंग के थ्रू दिखा रहे हैं। इसमें ये बस बेसिकली बताया जा रहा है इंडियंस ने हम पे हमला कर दिया, हमने आपको कैसे अपने आप को कैसे सरवाइव किया और कैसे हम जीते। तो इस ब्रिटिश पावर की, उस पावर को, ब्रिटिश पावर की जो वो जीत थी, उस पावर को वो दिखा रहे, ठीक है। तो बार्कर पेंटिंग सेलिब्रेट्स द मोमेंट ऑफ कैम्बल्स एंट्री। तो कैम्बल के आते ही क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स है इन्होंने लखनऊ में जो रेबल्स वगैरह चल रहे थे इनको हरा दिया एंड लखनऊ में जो है ब्रिटिश क्रिश्चियंस को बचाया। तो उनकी जो एंट्री से जो उनको जीत मिली, उसी को वो जो है क्या कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। एंड बीच में जो 3 आदमी मैंने आपको दिखाया, कैम्पबेल, ऑट्रम एंड हैवलॉक, ये देख लो आप दोबारा। यहाँ पे जो है कैम्पबेल, ऑट्रम, हैवलॉक, इसमें से कोई ना कोई तो होगा तीनों में से, ठीक है। सो दे आर दी मेन लीडर्स उस टाइम में, ठीक है, कमांडर्स थे उस टाइम के। सो दी जेस्चर्स ऑफ द हैंड
hand of those lead the spectators eyes towards the center, the heroes stand on the ground. उसके बाद आप पीछे देख सकते हो damaged residency background, the dead and injured in the foreground, testimony of suffering during the siege. So while the triumphant figures of horses in the middle. तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं है, आपको ये पिक्चर देखना है और यही बोलना है कि पीछे जो है एक फोर्टिफाइड रेसिडेंसी है जो टूटी फूटी हुई है एंड यहाँ पे हालात इतने अच्छे नहीं है। ये लग रहा है कि जो रेबेलियन यहाँ पे भी आए थे बट ब्रिटिशर्स ने अपने आप को बचा दिया। कैंपबेल के आते ही जो है लोगों को जो है बचा लिया गया, ब्रिटिशर्स को बचा लिया गया, उसी की जश्न जो है वो मना रहे थे। ठीक है, क्लियर? दिस इज द फर्स्ट पिक्चर। उसके बाद है इंग्लिश वेमेन एंड द ऑनर ऑफ ब्रिटेन। यहाँ पे पहले आप ये वाला पिक्चर देखो, ये है वो पिक्चर और इसका नाम है इन मेमोरियम बाय जोसेफ नॉयल पैटर्न। ये है दी इन मेमोरियम। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बताया गया कि इंडियंस जो है इन्होंने उनके बीवी बच्चे और औरतों पे जो है उन्होंने हमला किया, तो उसी को ये दिखा रहे हैं। ठीक है, इन मेमोरियम में उसी को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैव अ पावर ऑन पब्लिक इमेजिनेशन। तो आप न्यूज़पेपर में जो भी देखते हो, जो भी पिक्चर्स देखते हो, जो भी न्यूज देखते हो, उससे आपके दिमाग में काफी असर पड़ता है। ठीक है, आपकी इमेजिनेशन पे असर पड़ता है, वो आपकी फीलिंग्स को भी दर्शाता है। जैसे आप कोई भी केस पढ़ते हो तो उससे रिलेटेड आपकी कोई फीलिंग्स आती है कि हाँ ये सही है, ये गलत है, कुछ ना कुछ ऐसे। ठीक है, तो इन्फ्लेम पर्टिकुलरली बाय द टेल्स ऑफ वायलेंस। तो जो वायलेंस वहां पे चल रहा था वेमेंस के खिलाफ, चिल्ड्रंस के खिलाफ, पब्लिक डिमांड जो हो रहे थे ब्रिटेन में, इस वजह से रिवेंज का जो भावना है ना, रिवेंज का, रेट्रिब्यूशन का, मीन्स उनसे जो है जाके हमें बदला लेना है, वैसे टाइप का रिवेंज का जो माहौल था वो था इन दी पब्लिक डिमांड्स इन ब्रिटेन। मतलब पब्लिक वहां पे डिमांड कर रही थी बिकॉज औरतें, बच्चे, इनके हालत बहुत ज्यादा खराब थे। ठीक है, and the British government was asked to protect the honor of the innocent women and ensure the safety of the helpless children, artists express this। तो आपको यहाँ से साफ सीधी एक चीज तो समझ आ रही होंगी, यहाँ पे औरतें हैं, यहाँ पे बच्चे हैं, यहाँ पे देखो आप छोटे से, यहाँ पे देखो दे आर द ब्रिटिशर्स, तो यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है, ये जो औरतें हैं, बच्चे हैं, उनकी वाइफ्स हैं, इनके खिलाफ इनको जो है वहां पे काफी ज्यादा वायलेंस का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से जो है ब्रिटिश में भी काफी सारे डिमांड्स चल रहे थे टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ दिस इनोसेंट वेमेन एंड उनको सेफ्टी दिलाने के लिए एन आर्टिस्ट ने इसको एक्सप्रेस किया थ्रू द फॉर्म ऑफ अ पिक्चर दैट इज कॉल्ड इन मेमोरियम। ठीक है, इन मेमोरियम वाज पेंटेड बाय जोसेफ नॉयल पैटर्न। तो किसने ये बनाया है, ये आ सकता है इन मेमोरियम, काफी ज्यादा क्वेश्चन में पूछ सकते हैं इन एमसीक्यू। 2 years आफ्टर द म्यूटिनी, जब म्यूटिनी के 2 साल बाद इन्होंने ये जो पेंटिंग है इन्होंने बनाया था। यू कैन सी इंग्लिश वेमेन्स एंड चिल्ड्रन huddled in a circle looking helpless, innocent, seemingly waiting for their dishonor, violence, death. So it shows the gory violence, इसको violence show कर रहे थे and it only suggested. Okay, सो इससे क्या हो रहा है, इससे ना क्या हुआ था, इस पिक्चर को देख के अब ब्रिटिशर्स को लगा यार हमारी औरतें, बच्चे एंड इनके साथ जो भी हो रहा है, जो इतने हेल्पलेस है, जो वायलेंस वहां पे चल रहा है, तो इन सबको देख के इनके जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटेन में थे, उनमें काफी ज्यादा डिमांड चल रही थी कि जो है इंडिया के खिलाफ आप रिवेंज लेंगे बिकॉज ये सब हमारे साथ हो रहा है। ओके, उसके बाद देखो ये वाला पिक्चर है, दिस इज द मिस विलर डिफेंडिंग हरसेल्फ अगेंस्ट द सिपॉइज इन कानपुर। अगेन वन पिक्चर ऑफ मिस विलर, जहाँ पे दिखाया जा रहा है ये एक ब्रिटिश वेमेन है। ठीक है, ये अपने आप को सेव कर रही है बाय डिफेंडिंग, हर एक हाथ में उनका गन है। ठीक है, ये जो कानपुर में जो ये सारे रिवॉल्ट हो रहे थे उनके खिलाफ, इन सिपॉइज के खिलाफ जो है ये अपने आप को अकेले ही प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, इसमें तो कुछ समझने लायक है नहीं, इसमें आपको समझ आ ही रहा होगा। So they appear as heroic, defending themselves against the attack of the rebels, and Miss Wheeler in the center, firmly um, at the center, defending her honor single-handedly, अकेले ही जो है अपने ऑनर के लिए, ठीक है, वो क्या है, अकेले ही लड़ रही थी, एक हाथ में उनका गन है एंड वो अटैक कर रही है टू सेव हर लाइफ एंड इट इज अ बैटल टू सेव द ऑनर ऑफ क्रिश्चियनिटी। द बुक लाइंग इन द फ्लोर इज बाइबल। यहाँ पे और एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये तो वेमेन है, ये अकेली जो ब्रिटिश वेमेन है, अकेली जो है इसके हाथ में गन है ना, अपने आप को सेव कर रही है, साथ में ये जो है नीचे बाइबल पढ़ा है। ठीक है,
तो उनका बाइबल जो है होली बुक है, एंड इसको ये दिखाया जा रहा है कि अपने ऑनर को बचाने के लिए, अपने ऑनर को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये बाइबल को दिखाया गया कि क्रिश्चियनिटी के ऑनर को, ठीक है, क्रिश्चियनिटी के ऑनर को बचाने के लिए वो सिंगल हैंडेडली लड़ रही है उन कानपुर के सिपॉइज के साथ। ओके, उसके बाद और एक देखो ये वाला 11.13 जो है, दी जस्टिस पंच 12 सितंबर 1857, ठीक है, जस्टिस के लिए। ये भी अगेन आप यहाँ पे देखो जो अकेली औरत है लड़ रही है, ये सब है, ठीक है, जस्टिस के खिलाफ। तो ये दोनों पिक्चर जो है आपको क्या दर्शा रही है, वेमेन्स दे आर हैंडलिंग और दे आर प्रोटेक्टिंग देयर रिलीजियस ऑनर ऑफ क्रिश्चियनिटी सिंगल हैंडेडली। ओके, उसके बाद देखो वेंजियंस एंड रेट्रीब्यूशन। वेंजियंस क्या होता है, प्रतिशोध लेना, रेट्रीब्यूशन क्या होता है, दंड देना या फिर सजा सुनाना, ठीक है, मतलब आप प्रतिशोध लो और दंड दो, दंड दो प्रतिशोध लो, किससे, इंडियन से। एंड ये कौन कह रहे थे, ब्रिटिशर्स कह रहे थे कि ब्रिटिशर्स का ये कहना था कि आप इंडियन से जो है क्या करो, प्रतिशोध लो और उनको दंड दो, उनको सजा दो, ठीक है। बिकॉज उस टाइम में ना एक गुस्से का वो चल रहा था, बिकॉज उस टाइम में वायलेंस हो रहे थे। एंड आपने ऊपर जो पिक्चर्स देखी उससे आपको एक चीज तो समझ यही आ रही होगी कि ब्रिटिशर्स पे इतना हमला हो रहा है, ब्रिटिशर्स इतने बेचारे हैं, उनके औरतें, उनके बच्चे, उनके बाइबल को प्रोटेक्ट करना है, उन पे इतनी जो है वायलेंस वगैरह हो रहा है। तो सारे जो है, सारे ब्रिटिशर्स जो है इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्से में थे, एंड वो उनसे प्रतिशोध लेना चाहते थे, उनसे बदला लेना चाहते थे, उनको दंड देना चाहते थे, सजा सुनाना चाहते थे। सो विजुअल रिप्रेजेंटेशन एंड न्यूज अबाउट द रिवॉल्ट क्रिएटेड अ मिलियू इन विच वायलेंट रिप्रेशन एंड वेंजेंस वर सीन एज बोथ नेसेसरी एंड जस्ट। तो मिलियू मतलब क्या होता है, कि ऐसा माहौल बना दिया था उस इन पिक्चर्स के द्वारा कि सारे ब्रिटिशर्स इस पे तुले हुए थे कि इंडियंस को जो है सजा सुनाओ और इनसे जो है प्रतिशोध लो। तो एक इमेज में जो है वी सी एन एलेगोरिकल फीमेल of justice with a sword on one hand shield, so her posture is aggressive, her face, she is trampling sepoys under her feet while a mass of Indian women and children cover with fear। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है कुछ औरतें यहाँ पे आप देखो मुंह छुपा रही है, यहाँ पे कुछ लोग पड़े हुए हैं। सो यहाँ पे अगेन दिखाया जा रहा है कि जो ब्रिटिश वेमेन थी ये अपने आप को जो है अपने फीट के नीचे इन रिवोल्ट जो सिपॉइज थे उनको रखा था, और जो मतलब सिंगल हैंडेडली वो लड़ रहे थे उनके खिलाफ, ठीक है, इतना समझ आया। सो दैट इज अबाउट दैट पिक्चर। उसके बाद ये वाला अगेन देखो, द परफॉर्मेंस द ब्रिटिश लायंस वेंजियंस ऑन द बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर इज अ सिंबल ऑफ आवर बंगाल, और या फिर हम इंडिया का भी सिंबल इसको ले ले। एंड लायंस इज द ब्रिटिश लायंस, ठीक है, इनके ब्रिटिश लायंस ऑन दी मतलब हमारे टाइगर पे जो अटैक हो रहा है, ब्रिटिशर्स द्वारा इंडिया पे अटैक हो रहा है, इतना समझ लो इन दी लेमैन। उसके उसके बाद देखो दी परफॉर्मेंस ऑफ टेरर। अब टेरर का तो माहौल आएगा ही, क्योंकि उस टाइम में माहौल कैसा था, वायलेंस वाला माहौल था, लोग सारे प्रतिशोध और सजा सुनाने में बहुत ज्यादा उस टाइम में बहुत ज्यादा गुस्से में थे, और ये चाह रहे थे कि इंडियंस को सजा सुनाई जाए, उनसे प्रतिशोध लिया जाए, और उसमें एक डर का माहौल भी था। सो द अर्ज फॉर वेंजेंस रेट्रीब्यूशन वाज एक्सप्रेस्ड इन अ वेरी ब्रूटल वे विच रेबल्स वर एग्जीक्यूटेड। सो दे वेर ब्लोन फ्रॉम गन्स। तो रेबल्स को जो है गन से मारा गया, उनको हैंग कराया गया, ठीक है, फांसी चढ़ाई गई, hanged from the gallows. Images of these executions were widely circulated। यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला जो पिक्चर है, यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि कैसे उनको एग्जीक्यूट किया जा रहा था। एग्जीक्यूट मीन्स मार देना, ठीक है, उनको सजा सुनाया जा रहा था। तो किसी को जो है फांसी चढ़ाई जा रही थी, किसी को गन से मारा जा रहा था, एंड यही दिखाया गया इस पिक्चर में। ओके, तो अभी तक हमने ये सारा देख लिया, दी परफॉर्मेंस ऑफ टेरर समझ में आ गया। उसके बाद जो है ये भी देखो, ये वाला भी जो पिक्चर है परफॉर्मेंस ऑफ टेरर है, जहाँ पे इनको यहाँ पे देखो छोटे छोटे ये जो है यहाँ पे दिख रहा है फांसी चढ़ाई जा रही है, ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे आप देख सकते हो तोप है, बंदूक है, इन सारे से जो है सजा सुनाई जा रही थी, एंड रेबल्स को एग्जीक्यूट किया जा रहा था, ठीक है। उसके बाद है नो टाइम फॉर क्लेमेंसी। नो टाइम फॉर क्लेमेंसी का क्या मतलब होता है, क्लेमेंसी का मतलब होता है दया दिखाना, ठीक है। अब एट द टाइम क्लेमर वाज फॉर वेंजियंस, प्लियास फॉर मॉडरेशन वर रिडिक्यूल व्हेन गवर्नर जनरल कैनिंग डिक्लेयर्ड विद अ जेस्चर ऑफ लीनियंसी एंड शो ऑफ मर्सी वुड हेल्प इन विनिंग बैक। तो उस टाइम में दया दिखाने का कोई टाइम नहीं था इनके पास, क्योंकि उनको मारना था, एग्जीक्यूट करना
करना था, बिकॉज उन्होंने इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के साथ इतना कुछ किया है। बट जब गवर्नर जनरल कैनिंग आए तो उन्होंने क्या बोला कि हम जो है थोड़ा लीनियंसी दिखाते, लीनियंसी मतलब हम थोड़ी नरमी दिखाते या फिर हम थोड़ा जो है लूज रखते हैं, मीन्स इतना सजा वगैरह हम नहीं देते हैं, थोड़े नरमी जो है, थोड़ा नरमी जो है हम इनके प्रति दिखाते हैं, ठीक है, नरम स्वभाव रखते हैं। क्योंकि अगर हम नरम स्वभाव रखेंगे तभी हम जो है सिपॉइस की जो वही लॉयल्टी थी, ठीक है, जो उनके लिए वो काम करते थे, उनके प्रति जो भी फीलिंग्स थी, सही थी गलत थी, तो उनके लिए जो वो लॉयल जो थे ना, उसी लॉयल्टी को वापस लाने के लिए इन्होंने सोचा कि हम इतना भी ज्यादा मतलब करक नहीं होते, इतना भी ज्यादा नहीं करते, हम थोड़ा सा लीनियंसी दिखाते हैं, थोड़ी सी नरमी दिखाते हैं, ताकि हम जो है दोबारा इन सिपॉइज को अपने लॉयल्टी में ला सके, हम दोबारा सिपॉइज जो है हमारी बात मानना शुरू कर दे। So in one of the cartoon published in the pages of Punch, a British journal of comic satire, Canning is shown as a blooming father figure. अब इस उसमें देखो, इसमें क्या बोला गया है कि इस पिक्चर में देखो, यहाँ पे ये जो है ये गवर्नर जनरल कैनिंग है, ठीक है, इसकी जो हैंड है ये किसके ऊपर है, एक सिपॉय के ऊपर है। तो इसमें ये बोला गया है इट इज शोन एज अ फादर फिगर, लूमिंग फादर फिगर तो आप समझते हो, ठीक है, जैसे पिता जैसे, जो है जिसकी हाथ जो है प्रोटेक्टिव हैंड्स ओवर दी हेड्स ऑफ सिपॉय, जो इनकी सिपॉयज को प्रोटेक्ट कर रहे, प्रोटेक्टिव हैंड, ठीक है, उनकी हाथ जो है उसके ऊपर है, सिपॉयज के ऊपर है, बिकॉज उन्होंने क्या सोचा कि हम थोड़ी लीनियंसी दिखाते हैं ताकि जो लॉयल्टी है दोबारा हमें मिल जाए, उनकी जो लॉयल्टी है दोबारा हमें मिल जाए, ठीक है। एंड यहाँ पे जो देखो ये सिपॉइज है, इनकी ये तलवार, ये मतलब इसमें ब्लड भरी हुई है एंड एवरीथिंग। तो एवरी पिक्चर में उन्होंने जितने भी पिक्चर्स ड्राइंग किए उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही दिखाया है, जो रिवोल्टर्स थे या फिर जो सिपॉइज थे बहुत ज्यादा ब्रूटल थे, एंड उन्होंने ब्रिटिशर्स को कितना ज्यादा नुकसान किया उनके इसलिए जो है उनके प्रति जो है एक रिप्रेशन या फिर हम कह सकते हैं एक वेंजियंस या फिर अगर और इजी शब्दों में बोलूं तो प्रतिशोध एंड जो है सजा की भावना इनके ब्रिटिशर्स के मन में थी। उसके बाद लास्ट टॉपिक है देखो द नेशनलिस्ट इमेजरीज। तो जो भी नेशनल मूवमेंट हो रहे थे 20th सेंचुरी में, ठीक है, जो भी फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह चल रही थी, सबने किनसे इंस्पिरेशन लिया था, 1857 के रिवॉल्ट में, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा, ठीक है। तो जो भी 20th सेंचुरी में जब फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था, नेशनल मूवमेंट चल रहा था, तो सबने किससे इंस्पिरेशन ली थी, 1857 के रिवॉल्ट से, एंड दिस नेशनलिस्ट इमेजिनेशन वाज woven around this revolt. So it was celebrated as the first war of independence in which all section of people come together to fight. ये मैंने बहुत आपके पार्ट 1 पार्ट 2 में भी बताया कि एक ऐसा वॉर था जहां पे हिंदू मुस्लिम सबको बुलाया जा रहा था, एंड ये भी ध्यान रखा जा रहा था कि किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। ब्रिटिशर्स ने उनको पैसे भी दिए यूपी में, बट ताकि हिंदू जो है मुस्लिम्स के खिलाफ जो है भिड़ाया जाए, बट ऐसा भी नहीं हुआ। तो सारे लोग जो है एक साथ मिलकर इस इंपीरियल रूल के खिलाफ लड़ रहे थे, and art and literature as such much as stories of history has helped in keeping this memory of 1857 alive. अब किसी भी घटना, कोई भी घटना जो है किन चीजों से अलाइव रहती है, अगर कोई उससे रिलेटेड पिक्चर्स हो, कोई निशानी हो, ठीक है, जैसे किले हो गए या फिर जो आर्ट है, ठीक है, जो पिक्चर्स वगैरह बनते थे, यहाँ पे आप देखो झांसी की रानी को दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ पे फोर्स दिखाया गया है, यहाँ पे ब्रिटिशर्स दिखाए गए हैं। तो इन सारी चीजों से जो है ये चीजें अलाइव रहती है, ओके, कि यहाँ पे जो है हम पिक्चर्स को देख के ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, ज्यादा हमें याद रहती है। तो इन्हीं चीजों से, अगर कोई पोएम्स हो गया, कोई लेटर्स हो गए, तो उन्हीं चीजों से हमें ज्यादा याद रहता है। सो द लीडर्स ऑफ द रिवॉल्ट्स वर रिप्रेजेंट एज हीरोइक फिगर्स एंड लीडिंग कंट्री इनटू बैटल, राउजिंग द पीपल इनटू राइटर्स इमेजिनेशन अगेंस्ट द ऑप्रेसिव ब्रिटिश रूल। अभी तक हमने ब्रिटिशर्स के पिक्चर्स देखे जहां पे ये दिखाया जा रहा था कि इंडियंस ही बहुत ज्यादा खराब है, उन पे हमला कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि कितना जो है इंपीरियल पावर कितना ऑप्रेसिव था, जो ब्रिटिशर्स थे कितना ज्यादा उन पे जुल्म करते थे, एंड ये जो है ये जो बैटल इन्होंने किया है उसकी वो जो है ये सारी चीजें दिखा रही है। ओके, सो हीरोइक पोएम्स वेर रिटन अबाउट द वैलर ऑफ द क्वीन। झांसी की रानी के ऊपर आपका पोएम भी है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी वाला पोएम जो है इन पे लिखा गया था। वाज आल्सो रिप्रेजेंट एज मैस्कुलिन फिगर। झांसी की रानी को जो है एक मैस्कुलिन फिगर के रूप में दिखाया गया है, जो एक बहादुर
वेमेन थी इतना, चेजिंग द एनिमी, स्लेइंग द ब्रिटिश सोल्जर्स वैलियंटली, ठीक है। तो ये सारी चीजें दिखाया गया। चिल्ड्रंस इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रो अप रीडिंग दी सुभद्रा कुमारी चौहान खूब लड़ी मर्दानी, जो मैंने अभी आपको बताया। सो ये सारी जो पोर्ट्रेट्स है, जो पोएम्स है, जो चीजें है, इससे जो है हमें क्या पता चलती है अबाउट दी 1857 की जो वो मेमोरी है, वो अभी भी इन चीजों से अलाइव है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, जहाँ पे हमने इमेजेस के बारे में बात किया। एंड आई होप आप लोगों को समझ आया हो। एंड ये इमेजेस इतने हार्ड नहीं है, ये आपको देख के भी पता चल सकता है। उसके बाद हम थोड़ा सा इन क्वेश्चन आंसर्स को देख लो इन 100 and 150 वर्ड्स। तो व्हाई डिड द म्यूटिनियस सिपॉयज in many places turn to erstwhile rulers to provide the leadership to the revolt। आपको वो जो एक लीडर वाला जो सब टॉपिक है उसमें मिल जाएगा कि क्यों लीडर्स की मांग कर रहे थे, ठीक है, कि लीडर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी आपको म्यूटिनी करना हो, कोई भी वर्क करना हो, तो लीडर्स आर इंपॉर्टेंट हु कैन गाइड। तो हर एक जगह पे अलग अलग लीडर्स थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की, उसके बाद कुंवर सिंह, एंड और भी काफी लोग थे। जो लोकल लोग भी जो है वो बन रहे थे जिनके पास लीडरशिप क्वालिटी थी, ठीक है। उसके बाद बैरकपुर से भी जो मंगल पांडे वगैरह, तो इनका नाम आपको जो है लिखना है, क्यों जा रहे थे, आपको वो सारे पूरे उस टॉपिक में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन, एविडेंस दी डिस्कस दी एविडेंस दैट इंडिकेट्स प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑन द पार्ट ऑफ द रेबल। प्लानिंग कोऑर्डिनेशन हमें कैसे पता चला था, एक हमने पढ़ा था कि नेटिव कैवलरी का रिपोर्ट आया है, कैवलरी का, कि हम जो है इनको जो बुलेट्स कार्ट्रिजेस है हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो उन्होंने चिट्ठी लिख के जो है भेजी थी। उसके बाद जो है एक कैप्टन हेयर से थे, उनको मारने की बात को लेकर भी इनके बीच में कम्युनिकेशन था। फिर ये भी जो चार्ल्स बॉल थे, जो हिस्टोरियन थे, उन्होंने भी ये बताया था कि उनकी पंचायत बैठती थी सपॉय लैंड्स में। एंड ये सब से जो है हमें एविडेंस मिलता है। डिस्कस द एक्सटेंट टू विच रिलीजियस बिलीफ शेप द इवेंट्स ऑफ 1857। रिलीजियस बिलीफ कैसे आया, रिलीजियस बिलीफ तो आएगा ही, क्योंकि वो कार्ट्रिजेस वाला जो पॉइंट था ना कि काउ एंड पिग के फैट से जो बनता था, फिर आटे का वो सब बनता था, उनसे भी आया है। उसके बाद जो है जब लड़ाई करने के लिए जब बुलाया जा रहा था, रिवॉल्ट में शामिल होने के लिए बुलाया जा रहा, तो ये भी बोला गया था मोहम्मद एंड महावीर के अंडर जो है आप ज्वाइन करो इस रिवॉल्ट को, ये सब बोला गया था ना। तो इन सारी चीजों को आपको लिखना है। व्हाट वर द मेजर्स वर टेकन टू एंश्योर यूनिटी अमंग द रेबल्स। यूनिटी वाला पूरा जो सब टॉपिक है वो मैंने आपको पढ़ा रखा है, उसको अच्छे से पढ़ो, ओके, उसमें है पूरा। व्हाट स्टेप डिड द ब्रिटिश टेक टू क्वेल द अपराइजिंग ब्रिटिश, जो रिप्रेशन वाला टॉपिक है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, कैसे इस रेबेल को जो है उन्होंने बंद किया। उसके बाद जो शॉर्ट ऐसे टाइप क्वेश्चन है, व्हाई वाज द रिवोल्ट पर्टिकुलरली वाइड स्प्रेड इन अवध। क्यों हुआ था, अवध की एनेक्सेशन हो गई थी, वजीद अली शाह को हटा दिया गया था। उसके बाद तालुकदार पीजेंट जमींदार। सेकंड पार्ट देख लेना बहुत अच्छे से, इसको मैंने बता रखा है, वही आपका आंसर है। उसके बाद है व्हाई डिड द रेबल, व्हाट डिड द रेबल वांट, टू व्हाट एक्सटेंट डिड द विजन ऑफ देयर ग्रुप्स डिफर। व्हाट डिड द रेबल वांट, क्या चाह रहे थे, यूनिटी चाह रहे थे। एंड उसके बाद जब है जो लखनऊ दिल्ली और उसमें जो है वो अलग से एडमिनिस्ट्रेशन भी बना रहे थे उस टाइम में, एंड क्यों रिवोल्ट कर रहे थे, ये सारी जो चीजें हैं आपका अलग से सब टॉपिक है, उसमें आपको मिल जाएगा। व्हाट डू विजुअल रिप्रेजेंटेशन टेल अस। विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमें क्या बता रही है, विजुअल से हमें काफी कुछ पता चला है। इंडियंस का माहौल था, उसके बाद हमने देखा कि कैसे जो है रेबल्स को मारे जा रहे थे, वेमेन्स पे हमला हो रहा था, एंड कैसे जो है ब्रिटिशर्स ने जो है हीरोइक वे में जो है इनको प्रोटेक्ट किया, क्रिश्चियंस को। ये सारी चीजें जो आपको लिखना है, जैसे क्या कंक्लूड कर पा रहे हो, फर्स्ट पिक्चर का लिख देना, ठीक है, लखनऊ में जो है किले में हमला हुआ है, उसके बाद वेमेन्स के खिलाफ प्रोटेस्ट, वेमेन्स के खिलाफ वायलेंस हो रहा है, वेमेन्स ने अपने आप को बचाया, ये सब लिखना है। एक्सप्लेन एनी टू सोर्स प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर, चूजिंग वन विजुअल एंड वन टेक्स्ट। ऑफ कोर्स ये बात है, दो सोर्स मैंने आपको वैसे ही बताया, एक तो इमेजेस वाला मेन सोर्स है, सेकंड सोर्स इज दैट द रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो व्हाट द रेबल वांटेड, उसका जो आप इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट देखोगे उसमें आपको सोर्स मिल जाएगा, या फिर जो इमेजेस वाला इमेज ऑफ द रिवॉल्ट जो टॉपिक है उसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट्स है ना, उसमें आपको मिल जाएगा व्हाट आर द टेक्सचुअल सोर्सेस, ठीक है। आई होप सारे डाउट्स जो है आपके चले गए हैं एंड ये चैप्टर आपको समझ आया है। सो दैट इज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज यार डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, अपने दोस्तों को भी बता दो, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।